बहुत सारी सवालों और बुरे ख्यालों के साथ विशाखा का दिन खत्म हुआ। और ये ऐसी पहली रात थी जब विशाखा रात भर जागती रही। एक पल के लिए भी उसे नींद नहीं आई। लगातार उन तीनों को कॉल लगाती रही, लावण्या को, करण को और सबसे ज्यादा सिद्धार्थ को। पर तीनों ही ऐसे लापता थे जैसे उन लोगों का विशाखा की दुनिया में कोई अस्तित्व ही ना हो। एक ऐसा पल भी आया कि विशाखा अपनी लाचारगी पर रो पड़ी। एक बेहद अनजाना सा डर उसके रगों में समा चुका था। सुबह के करीब 4 बजे उसे नींद आई, वो भी तब जब उसने लगातार एक एक कर 12 सिगरेट सुलगाई और उनके धुएं को अपने फेफड़ों में भर लिया। उस धुएं से भरे कमरे में ही वो सो गई। सुबह करीब 10 बजे उसे सोसाइटी के वॉचमैन ने आकर जगाया। उसने कहा कि कुछ लोग आए हैं और वो करण सर के तीनों गाड़ियों की चाबियां मांग रहे हैं। विशाखा ने आधी खुली आंखों से ही सवाल किया, चाबियां? पर क्यों? आप चलिए ना मैडम बाहर, मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा। बोल रहे हैं कि तीनों गाड़ी उन्होंने खरीद ली है। ओ माय गॉड, अब ये क्या नया नाटक है? विश नेट वाली पारदर्शी नाइटी में ही घर से बाहर दौड़ पड़ी। बाहर एक अच्छी खासी भीड़ थी। जब भीड़ में से कुछ बच्चलन लोग विशाखा को उस हद तक घूरने लगे जैसे उस नेट वाली नाइटी के उस पार उन्हें सब कुछ दिख रहा है, तब विशाखा को आभास हुआ कि उसने वाकई कोई गलती की है। वो दोबारा अंदर गई और ड्रेस बदल कर आई। अब तक करीब सुबह के 11 बज चुके थे। 10-12 लोगों की भीड़ में से 2 लोग आगे आए और उन्होंने फिर वही बात दोहराई, मैडम कार की चाबियां हमें ला दीजिए, वैसे भी हमने बहुत देर इंतजार कर लिया है। विशाखा बहस नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने उन पेपर्स की मांग की जिससे उसे मामला कुछ समझ आता। पेपर्स उसके हाथ आए तो उसे दूसरा झटका लगा। करण के साइन किए हुए बिल्कुल ओरिजिनल पेपर्स थे ये, जिन पर साफ साफ लिखा था कि करण ने अपनी तीनों गाड़ियां इन लोगों को बेच दी है, बहुत ही मामूली रकम में। पर करण ने ऐसा क्यों किया? आखिर क्या वजह थी एक साथ तीनों कार बेचने की? विश जानती है करण को नए नए कार के मॉडल के कलेक्शन का शौक तो है, पर एक साथ तीनों कार बेचने की वजह उसे समझ नहीं आई। और तो और इतना करने के पहले करण ने उससे पूछा तक नहीं। लाख रोकने की कोशिशों के बाद भी 2 आंसू विश के आंखों से निकलकर गालों पर लुढ़क गए। अपमान के आंसू थे ये। अभी तो उसे धोखे के आंसू भी निकलने हैं। बुरा दौर तो अब शुरू हुआ है। बहुत हारा हुआ महसूस कर रही थी वो खुद को। बस 7 दिन, उसके बाद वो एक एक सवाल का जवाब मांगेगी करण से। खैर, अभी सबसे ज्यादा जरूरी था ओबरॉय एंड कंपनीज के द्वारा दिए गए इस करोड़ों के प्रोजेक्ट पर काम करना। वो फिर से एक कैब बुक कर ऑफिस के लिए निकल गई। फिर ऑफिस पहुंचने के बाद उसकी नजर कंपनी के गेट 1 के पास लगी भीड़ पर पड़ी। वैसे तो उसे गेट 5 तक जाना था, क्योंकि वहीं प्लॉट एरिया पड़ता था और उसे देखना था कि मटेरियल कितना रेडी हुआ है, जिसे डिस्पैच करना है जल्द से जल्द। उसने देखा कि गेट के नेम प्लेट पर कुछ काम हो रहा था, पर वो जल्दी में थी। वो सीधे ऑफिस चली गई, जहां एक और चीज बंद लिफाफे के भीतर उसका इंतजार कर रही थी। अपने कैबिन के भीतर पहुंचकर उसकी मुलाकात उसी लिफाफे से हुई। किसी कुलकर्णी इंडस्ट्रीज के लेटर हेड में लिखा ये पत्र था, जिसमें वो लिखा था जिसकी कल्पना तक विशाखा के जहन में नहीं पहुंची थी। साफ साफ शब्दों पर उस पर लिखा था, मिस विशाखा, पिछले 4 सालों में आप मिस्टर करण के फैक्ट्री में एक स्टाफ के तौर पर काम कर रही हैं। आपने उनकी कंपनी को क्या रिजल्ट दिए हैं मैं नहीं जानता, पर अब आप जानते हैं कि ये कंपनी मिस्टर करण ने मुझे बेच दी है। सिर्फ कंपनी ही नहीं, अपनी प्रोडक्ट भी। और कुछ वफादार और काबिल स्टाफों को भी उन्होंने मुझे सजेस्ट किया है, जिनकी लिस्ट में आपका नाम नहीं था। उन्होंने आपकी कैरेक्टर के विषय में मुझसे कोई बात नहीं की, इसीलिए बड़े खेद के साथ मुझे ये लिखना पड़ रहा है कि आप हमारे साथ काम नहीं कर सकती। भविष्य में आपकी जरूरत पड़े तो हम खुद आपसे संपर्क करेंगे। धन्यवाद। इस बात को मान लेना विश के लिए इतना आसान नहीं था। उसे अभी भी लग रहा था जैसे कहीं से करण आएगा और उसे हक करते हुए कहेगा, ये सब झूठ है डार्लिंग। उसे लग रहा था जैसे सभी लोग मिलकर उसे बेवकूफ बना रहे थे। पर कुछ बातें अब विशाखा को समझ आ रही थी। वो जानती थी करण उसे उस हाल पर छोड़कर गया है कि वो कहीं की ना रहे। बट व्हाई करण? आनन फानन में उसने मिस्टर ओबरॉय को कॉल लगाया और इस बात की जानकारी दी कि करण ने उसके साथ धोखा किया है। एडवांस के रुपए लेकर उन्होंने कंपनी किसी और को बेच दी है। पर इधर तो मामला ही पेचीदा था। मिस्टर ओबरॉय ने बताया कि करण ने उनके साथ कोई धोखा नहीं किया। उन्होंने करण को 1 भी रुपया एडवांस में नहीं दिया और उन्हें इस बात की जानकारी भी है कि करण ने अपनी कंपनी कुलकर्णी इंडस्ट्रीज को बेच दी है। अब वे बिजनेस कुलकर्णी जी के साथ ही करेंगे। विशाखा ने उनसे पूछा कि तो फिर उस मीटिंग का क्या जो आप लोगों ने मेरे साथ की थी? हम पार्टनर बने थे। एक मजाकिया हंसी हंसते हुए मिस्टर ओबरॉय ने कहा कि कौन सी मीटिंग की बात कर रही हैं मैडम आप? मिस्टर करण के कहने पर तो मीटिंग कैंसिल कर दी गई थी। मीटिंग तो परसों है मिस्टर कुलकर्णी के साथ।
विशाखा शायद अब चक्कर खाकर गिरने वाली थी। उसके मुंह से कुछ नहीं निकल पा रहा था। मिस्टर ओबरॉय ने हेलो हेलो कहते हुए फोन कट कर दिया और उस फोन काटने पर होने वाली आवाज विशाखा के कानों पर बजने लगी। उसकी नसों पर जैसे ये आवाज किसी हथौड़े की चोट बनकर पड़ रही थी। तो फिर उस दिन मीटिंग में आए ओबरॉय एंड कंपनी के लोग नकली थे, करण के पैसे से खरीदे हुए लोग थे, जिन्होंने पूरे 5 घंटे तक विशाखा को बेवकूफ बनाया। शायद इसीलिए करण ने पार्टी पहले से ऑर्गेनाइज कर रखी थी। उसके सीने पर सर रखे पड़े रहने वाला मासूम चेहरे वाला करण इतना चालाक है कि उसने विशाखा के खिलाफ ही इतना भयानक षड्यंत्र रच डाला कि विशाखा सोच तक नहीं पाई। उसके पैर कांप रहे थे। लड़खड़ाते कदमों के साथ अब वो एक गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए महानगर के एक छोटे से थाने में चली गई। पता नहीं ये रिपोर्ट किसकी होगी, अमेरिका के नाम पर लापता हुए करण की या बगैर कोई सुराग और वजह के लापता हुए सिद्धार्थ की, ये तो वही जाने। दोस्तों, न जाने जिंदगी विशाखा को और कौन कौन से पैंतरे दिखाएगी। ये तो उन 7 दिनों में से पहला दिन था जिस दिन उसे झटका लगा कि उसकी 3 गाड़ियां बिक चुकी है और जिस कंपनी में वो काम करती थी वो कंपनी ऑलरेडी करण ने किसी और इंडस्ट्रीज को बेच दी है। आगे कहानी में क्या होने वाला है? क्या ये सब कुछ रचा रचाया करण और लावण्या का ही प्लान है? चलिए ये जानने के लिए अगला एपिसोड अभी सुने मेरे साथ। पुलिस थाने में पहुंचकर विशाखा को पता चला कि करण लापता नहीं था। उसके अमेरिका जाने की, अपनी कंपनी कुलकर्णी को बेचने की और अपना घर एक सामाजिक संस्थान को दान में दे देने की खबर विशाखा के अलावा पूरे शहर को पता है। इंस्पेक्टर ने बताया कि मीडिया को एक ओपन इंटरव्यू देकर गए हैं मिस्टर करण। आप कहाँ थी मैडम? सुनने में तो आता है कि आप मिस्टर करण के काफी क्लोज थी, इतने क्लोज कि आप दोनों एक ही घर में रहते थे। फिर ये सब जानकारी आपको क्यों नहीं है? हारी हुई विशाखा आखिर क्या जवाब देती? खुद भी तो वो यही सोच रही थी कि ये खेल जो करण खेल रहा था उस वक्त वो आखिर कहाँ थी, उस भगोड़े सिद्धार्थ की बाहों में या फिर उस झूठे ओबरॉय के प्रोजेक्ट में। महंगे कपड़ों में लिपटी विशाखा अपने बेजान जिस्म के साथ वापस अपने घर लौट आई थी, जहां से भी अब बहुत जल्द उसे निकलना पड़ेगा। उस आलीशान घर का एक एक कोना विशाखा को चिढ़ा रहा था। दीवारें चिल्ला चिल्ला के हंस रही थी उस पर। खुद को अपने गुस्से को कंट्रोल करना उसके वश के बाहर होता जा रहा था। इस वक्त अगर करण उसके पास होता तो यकीनन वो अपने लंबे नाखूनों से करण का मुंह नोच लेती। अगर इस तरह मुंह के बल गिराना ही था तो उसे फिर आसमान के बिल्कुल पास ले जाने की क्या जरूरत थी? विशाखा पूछना चाहती थी ये सारे सवाल, पर उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। वो वापस कमरे में गई और फिर उसने सिगरेट फूंकना शुरू किया, उस वक्त तक जब तक कि उसे नींद नहीं आ गई। असल में नींद नहीं कह सकते उसे, दिमाग पर हुए इस भयंकर चक्रवात को वो झेल नहीं पाई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली, खुद को शून्य में छोड़ दिया। छोटी सी रात बहुत लंबी लग रही थी उसे। बंद आंखों में दिखाई दे रहा था उसे वो सब कुछ जो वो खुली आंखों में नहीं देख पाई थी। उसे दिखाई दे रहा था करण, वही डिंपल वाली स्माइल के साथ उसकी तरफ आ रहा है। उसके हाथों में ऑर्किड फूलों का एक खूबसूरत गुलदस्ता है। उसके दिल में विश के लिए बेहिसाब मोहब्बत है। करण चाहे एक दिन बाद ही विशाखा से क्यों ना मिले, पर उस एक दिन की बेचैनी भी वो करण की आंखों में देख लेती थी। करण उसे हक करता है और उसकी बाहों के घेरे में विशाखा खुद को सेफ फील करती है। आज भी करण मुस्कुराते हुए चला आ रहा है, पर इस बार करण से ज्यादा विशाखा बेचैन है। वो दौड़कर करण की गली से लगना चाहती थी, पर उतनी ही तेजी से वो खाली सफेद दीवार में जा टकराई। वहां करण नहीं था, वहां बस सिगरेट के नशे का खुमार था जो उसे करण दिख रहा था। दीवार से टकराकर विशाखा के होंठ, नाक और माथा बुरी तरह फट चुका था। उसके घुटनों से खून निकल रहा था। लहूलुहान विशाखा वहीं गिर पड़ी। दर्द का एहसास उसे नहीं था। वो धोखे की आग में जल रही थी, करण के साथ के लिए छटपटा रही थी। इसी कश्मकश में रात गुजर गई और फिर आई एक नई सुबह, ऐसी सुबह जो सारे सवालों के जवाब देगी। तो अगले भाग में आइए जानते हैं कि आखिर इस सारी कश्मकश में हुआ क्या। सुनते रहिए मेरे साथ कहानियों की दुनिया विद दीपिका। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं आप? शाखा की नींद उसके फोन की आवाज से खुली, जो कि लगातार बज रहा था। किसी का कॉल आ रहा था। कहीं करण तो नहीं? बेजान विश के भीतर किसी ने जैसे जान फूंक दी हो। हड़बड़ाकर वो अपना फोन ढूंढने लगी। बेड पर से फोन उठाने के दौरान आ रही कॉल कट चुकी थी। विशाखा ने देखा कोई अननोन नंबर से कॉल था। उसने हड़बड़ाकर दोबारा उसी नंबर पे कॉल किया तो उधर से किसी लेडी की आवाज आई। अरे ये तो नंदिनी है, करण के ऑफिस की रिसेप्शनिस्ट, जो अब शायद कुलकर्णी की रिसेप्शनिस्ट बन चुकी थी। वो अब क्या लूटने के लिए कॉल कर रही है मुझे? विशाखा यही सोच रही थी कि उधर से आवाज आई। मैडम, करण सर ने मुझे कॉल किया था, आपको अपनी मेल आईडी चेक करने के लिए कह रहे हैं। कुछ भेजा है शायद उन्होंने। ओह माय गॉड, ओके 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 कहकर विशाखा ने नंदिनी का कॉल कट कर दिया और जल्दी से लैपटॉप की खोज की। कल दोपहर से खाली बैठे बैठे लैपटॉप की बैटरी अब अपनी आखिरी सांस गिन रही थी। विशाखा ने जल्दी से उसे सांसें दी और फटाफट उसने अपना आईडी ओपन किया। उफ, नए नए प्यार में पड़ी कोई 16 साल की लड़की के पास जब उसके दिल में बसने वाले शख्स की चिट्ठी आती है और वो धड़कती सांसों को काबू में रखकर जिस तरह कागज में लिखे उन शब्दों को पढ़ती है, कुछ ऐसी ही बेचैनी आज विशाखा को भी थी। आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ रहा था।
मेल रूपी करण के उस पत्र को पढ़ते वक्त विशाखा की आंखें धुंधली और शब्द लड़खड़ा रहे थे। डियर विश, जानता हूं अब तक तुम पछता रही होगी क्योंकि मैंने तुमसे वो सब वापस ले लिया जो तुम्हें मुझसे मिला था। तुम जानना चाहती होगी कि ये सब मैंने क्यों किया, कैसे किया और किस वक्त किया। मैं सब बताऊंगा, पर उससे पहले तुम्हें थोड़ा और दर्द देना चाहता हूँ। तुम्हें लाचार होते हुए देखना चाहता हूँ, इसलिए अभी इसी वक्त तुम उस घर से निकल जाओ। मैं नहीं चाहता संस्था वाले लोग आकर तुम्हें धक्के मारकर उस घर से बाहर निकालें। 1 घंटे बाद दोबारा मेल करूंगा। इन चंद लाइनों को पढ़कर ही विशाखा टूट चुकी थी। उम्मीद की एक हल्की सी झलक भी अब मिट चुकी थी। करण सजा दे रहा था उसे, उसकी बेवफाई की सजा। कुछ कपड़े और अपनी खो चुकी पहचान के साथ विशाखा उस घर से निकल गई। इसी घर में पूरे अधिकार के साथ उसने पूरे 3.5 साल गुजारे थे। एक एक पल उसे याद आ रहे थे। बेघर विशाखा यहाँ से सीधे रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़ी, जहाँ उसे अपने लैपटॉप को चार्ज भी करना था। अभी 15 मिनट बचे ही थे। एक एक पल को वो बहुत बेसब्री से गुजार रही थी। चंद मिनट बचे ही होंगे कि फिर लैपटॉप पर नोटिफिकेशन आया, यू हैव अ न्यू मैसेज। एक क्लिक ओपन के साथ फिर करण का मैसेज विशाखा के सामने था। डियर विश, अब तुम जानती हो कि तुम्हारी हालत 0 हो गई है, पर कुछ बातें अभी भी है जो तुम नहीं जानती, और वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। बताऊंगा कि इंसान चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो जाए, किस्मत कभी भी पलट सकती है। जिंदगी कभी भी जोरदार तमाचा जड़ सकती है। अब सुनो, शुरुआत से कहता हूँ। करीब 1 महीने पहले मैं मीटिंग में व्यस्त था। उसी वक्त तुम्हारा एक मैसेज मेरे व्हाट्सएप पर आया। तुम्हारी उपस्थिति हमेशा ही मुझे खुश कर देती है, इसीलिए उस दिन भी उस अनरेड किए मैसेज को देखकर ही मैं मुस्कुरा पड़ा था। हालांकि तुम काम के दौरान कभी मैसेज नहीं करती, ज्यादा जरूरी हो तो कॉल कर देती हो, इसलिए मैं खुद मैसेज को देखने के लिए बेचैन था। करीब आधे घंटे बाद मैंने तुम्हारी चैट को ओपन किया तो तुमने उस मैसेज को डिलीट फॉर एवरीवन कर दिया था, और साथ में लिखा था ये मैसेज गलती से तुम्हारे पास गया, किसी और को भेजना था। सच कहूं, मुझे उस वक्त तक तुम पर बेइंतहा यकीन था कि तुम सिर्फ मेरी हो, पर फिर भी एक बेचैनी मुझ पर असर कर रही थी। आखिर तुमने क्या भेजा था? तुम शायद नहीं जानती थी कि मेरे मोबाइल में एक ऐसा ऐप भी था जो किसी के भी भेजने के बाद डिलीट किए हुए मैसेज और फोटोज मुझे दिखा देता है। मैंने उस ऐप में जाकर देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। तुमने अपनी एक न्यूड फोटो भेजी थी मुझे, जो कि तुमसे गलती से मेरे पास आ गई थी। तुम्हारे कहे मुताबिक तो तस्वीर तुम किसी और को भेजना चाहती थी, पर किसको? इस बात ने उस दिन के बाद से मुझे जीने नहीं दिया। तुमसे मैं डायरेक्ट नहीं पूछ पाया और खुद तुम पर नजर रखने लगा। एक के बाद एक तुमने मुझे बहुत से धोखे दिए हैं विश। मैं देखता रहा, तुम्हें ट्रैक करता रहा, और सब कुछ जानकर भी तुम्हारे साथ सामान्य रहने की कोशिश करता रहा। तुम्हें अंदाजा भी है ये पल कितने खतरनाक थे मेरे लिए। तुम तो जानती थी विश, मैं अनाथ हूँ, कोई नहीं है मेरा। मैंने तो अपना सारा प्यार तुम पे ही वार दिया था। मैं सब कुछ जानता था, बस एक बात नहीं समझ पा रहा था कि मैंने तो तुम्हें सब कुछ दिया था, किसी चीज की कमी नहीं की। फिर सिद्धार्थ से तुम्हें ऐसा क्या मिल रहा था जो मैं तुम्हें नहीं दे पा रहा था? इस बात की बेचैनी ने मुझे जासूस बना दिया। इन्हीं दिनों मुझे लावण्या का कॉल आया, और हम में क्या बात हुई ये मैं तुम्हें बाद में कहूंगा। फिलहाल मैंने ही उसे यहाँ बुलाया क्योंकि तुम्हारे पास किसी और को हर वक्त रखने के लिए मुझे उसकी जरूरत थी। विशाखा, जिस लावण्या को तुम असिस्टेंट बनाकर दिन रात अपने पीछे पीछे घुमाती थी, वो अमेरिका की एक जानी मानी सफल बिजनेस वुमेन है। करोड़ों की मालकिन है वो। टेक्निकल चीजों का अच्छा ज्ञान होने की वजह से ही मैंने उससे मदद मांगी, और वो आई। उसके आने के बाद हमने घर के उन कोनों में भी कैमरे फिट किए जहां नहीं होने चाहिए, और उन्हीं कैमरों में देर रात तक तुम्हें सिद्धार्थ फोन बात करते हुए, नंगी तस्वीरें भेजते हुए कई बार लावण्या ने देखा और मुझे इन्फॉर्म करती रही। सिद्धार्थ के फ्लैट तक तुम्हारे पीछे पीछे वो ही गई थी। जिस दिन ओबरॉय के साथ तुम्हारी मीटिंग थी, मीटिंग फेक क्यों थी इसकी वजह भी मैं तुम्हें बताऊंगा। खैर, लावण्या ने ही मौका पाकर तुम्हारी फोन को हैक कर लिया था, और तुम्हारी बैंक अकाउंट से सिद्धार्थ के अकाउंट में जाने वाले लाखों ट्रांसफर की रकम मुझे दिखाई। विश, तुमने जरा भी नहीं सोचा एक अनाथ आश्रम से निकलकर इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया होगा, कितनी मेहनत की होगी, और मेरे खून पसीने की कमाई, उन्हीं पैसों को तुम सिद्धार्थ पर उड़ाती रही। खैर, अब देखो 1 बजने वाले हैं। 1:30 पर तुम्हारी मीटिंग डॉक्टर कुणाल के साथ है, इसीलिए कैब बुक करो और जल्दी से वहां पहुंचो। एक और झटका तुम्हारा वही इंतजार कर रहा है। वहां से निकलकर सीधे आदित्य इन होटल चली जाना, बुकिंग पहले से तुम्हारे नाम पर है। मैं शाम में 5 बजे दोबारा मेल करूंगा। तब तक मिले सदमे से संभल जाना, आगे और भी चीजें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। दोस्तों, कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ चुका है, यानी कि करण को विशाखा के बारे में ये सारी जानकारी पहले से ही थी, और ये पूरा षड्यंत्र उसने रचा था ताकि विशाखा को ये यकीन दिला सकें कि वो जो कर रही थी वो गलत है। लेकिन अभी करण ने ये बताया है कि आगे उसको और भी झटके मिलने वाले हैं, और क्यों करण ने आदित्य इन होटल में उसकी बुकिंग कराई है। चलिए अगले एपिसोड में जानते हैं कि 5 बजे आखिर वो कौन सा मेल वापस आने वाला है। जुड़े रहिए मेरे साथ कहानियों की दुनिया विद दीपिका पर। एक एक शब्द में विश को करण की सच्चाई और खुद के धोखे का ऐसा भयानक रूप नजर आ रहा था
कि वो अंदर तक सहम गई थी। उसके कट चुके होंठ अब सूजकर फूल गए थे। किसी बदहवास पागल जैसी हालत हो चुकी थी उसकी। एक बारी तो डॉक्टर कुणाल भी उसे पहचान नहीं पाए, पर उसके बाद उन्होंने उसके टेस्ट लेने शुरू किए। विशाखा ये तक नहीं जानती थी कि क्यों उसके टेस्ट लिए जा रहे हैं, उसे क्या हुआ है। पर जल्द ही उसे अगला झटका लगा जब डॉक्टर कुणाल ने विशाखा को अल्ट्रासाउंड रूम में बुलाया और अल्ट्रासाउंड होने के दौरान डॉक्टर कुणाल विशाखा को कहा पर जल्द ही उसे अगला झटका लगा जब डॉक्टर कुणाल ने विशाखा को अल्ट्रासाउंड रूम में बुलाया और अल्ट्रासाउंड होने के दौरान डॉक्टर कुणाल ने विशाखा से कहा, विशाखा जी, आपकी बेबी की हार्ट बीट सुनिए। बेबी अब 6 वीक एंड 2 डेज का हो गया है। दुनिया की हर औरत इस खबर को सुनकर खुशी से फूले नहीं समाती, पर विशाखा के लिए ये वाकई एक झन्नाटेदार झटका था। वो प्रेग्नेंट थी और इसकी खबर उसे भी नहीं थी। हालांकि कुछ शारीरिक तकलीफें उसे कुछ दिनों से हो रही थी, पर काम की प्रेशर में वो इन तकलीफों को नजरअंदाज करती रही। कुछ सोचने समझने की स्थिति में थी ही नहीं वो। डॉक्टर कुणाल के दिए दवाइयों को लेकर वो उस होटल में आ गई जहां उसकी बुकिंग पहले से करण ने कर रखी थी। एक लाचार पड़े जिस्म के ऊपर एक और मासूम सी जान सांस ले रही थी। अब कहां जाएगी वो इस बच्चे को लेकर? हे ईश्वर, मेरी गलतियों की सजा क्या अब तू इस बच्चे को देगा? यही सब विशाखा सोच रही थी कि होटल का एक वेटर उसके लिए लंच ले आया और लंच के साथ साथ करण का एक मैसेज भी। मैम, सर ने आपको लंच फिनिश करने को कहा है और इसके बाद मेडिसिन लेकर आराम करने को। इतना कहकर वेटर तो चला गया, पर विशाखा सोचने लग गई। अनगिनत ख्याल उसके जहन में आ रहे थे। खैर, भूख तो उसे लगी ही थी। उसने लंच किया, दवाई ली और सो गई। पर नींद में भी वो शाम के 5 बजने का इंतजार कर रही थी। ठीक 4:30 बजे उसके कमरे में कॉफी आ गई और उस कॉफी को देखकर विशाखा के आंसू निकल पड़े। करण कितने प्यार से उसे जहर खिला रहा था। उसे याद था विशाखा को ठीक 4:30 बजे हार्ड कॉफी की तलब होती थी और ये वही हार्ड कॉफी थी। करण तो झटके भी इतने प्यार जताते हुए दे रहा था कि उसका दिल हो रहा था कि वो करण के पैरों में गिरकर उससे माफी मांग ले और बस एक मौका मिलने पर वो अपनी सारी जिंदगी करण के इशारों पे गुजार दे। पर वो जानती है जो गलतियां उसने की है उसकी माफी शायद वो खुद को ही ना दे पाए। खैर, नए सदमे के लिए तैयार बैठी विश लैपटॉप खोले बेसब्री से घड़ी की सुइयों के 5 बजने का इंतजार कर रही थी और ठीक 5 बजे उसके इनबॉक्स में एक नया मैसेज आया। डियर विश एंड लिटिल बेबी, विश, जानती हो तुम्हारे प्रेग्नेंट होने की खबर मुझे आज से 10 दिन पहले ही पता चल चुकी थी जब रूटीन स्टाफ हेल्थ टेस्ट की रिपोर्ट मेरे पास आई थी। उसमें लिखा था तुम प्रेग्नेंट हो। हालांकि उससे पहले भी मैंने इस बात पर गौर किया था कि पिछले 2 महीने में तुम्हें पीरियड्स नहीं हुए थे। पीरियड्स के बाद के 2 दिन तक तुम बेहिसाब दर्द से तड़पती हो, इसीलिए मैं हर बार ही इस वक्त का ख्याल रखता हूँ ताकि उन दिनों तुम पर काम का ज्यादा प्रेशर ना हो। फिर तुम्हारी रिपोर्ट ने सब क्लियर कर दिया और मैं ये भी समझ चुका था कि तुम्हारी गर्भ में सांस ले रहा ये नन्हा बच्चा मेरा नहीं था, क्योंकि तुम जानती हो इन मामलों में मैं कितना सतर्क रहता हूँ। बगैर प्रोटेक्शन के मैंने तुम्हारे साथ सेक्स नहीं किया, चाहे मैं कितना भी नशे में रहूं। अब सुनो, लावण्या मेरे पास क्या ऑफर लेकर आई थी। उसने मुझसे कहा कि क्यों ना मैं अपना बिजनेस अमेरिका जाकर शुरू करूं, उसके हस्बैंड के साथ पार्टनरशिप करके। वहाँ की इकोनॉमी इंडिया के मुकाबले काफी मजबूत है और लावण्या की इतनी पहुंच तो थी कि वो उस बड़े देश में मुझे और तुम्हें सेट कर पाती। फिर हमने मिलकर ये खेल खेला। इस बीच हमने भी कई सारे झूठ बोले, तुम्हारे पीछे जासूसों की तरह पड़े रहे। एक्सीडेंट वाली बात भी झूठ थी। तुम्हें ऑब्रॉय के उस फेक मीटिंग में भेजा ताकि तुम उस काम में इतनी उलझ जाओ कि तुम्हें कानों कान भनक तक ना पड़े कि तुम्हारे पीछे मैं सब कुछ बदल रहा हूँ। लावण्या की तुम्हारे साथ रहने की 2 वजह थी। पहला, तुम्हें उसी काम में उलझाए रखने की, तुम पर नजर रखने की और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मुझे देते रहने की। दूसरी वजह थी, विश, मैं जानता हूँ तुम किसी भी काम में इस हद तक घुस जाती हो कि तुम्हें भूख, प्यास, नींद की भी परवाह नहीं रहती। पर लावण्या हर पल तुम्हारे साथ रही ताकि वो तुम्हारा ख्याल रख सके, क्योंकि बात अब सिर्फ तुम्हारी नहीं थी, अब तुम्हारे अंदर एक और जान बस रही थी। अब सिद्धार्थ की सच्चाई सुनो। मैं तुम्हारी प्रेगनेंसी रिपोर्ट को लेकर सिद्धार्थ के पास गया था, उसे ये बताने कि तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो, इसीलिए वो अब तुम्हें पूरे रीति रिवाजों के साथ अपना ले। पर पता है उसका क्या जवाब था? पहले तो उसने इस चीज को स्वीकारने तक के लिए मना कर दिया कि तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो। फिर जब मैंने उसे ये कहा कि इस बात की सच्चाई तो हमें डीएनए टेस्ट से ही पता चल जाएगी, तो वो डर गया और ऐसा जहर उगला कि मेरी आत्मा तक रो पड़ी। उसने कहा कि अगर विशाखा के पेट में मेरा बच्चा है तो मैं उससे कहूंगा कि वो बच्चे को मार डाले या जन्म के तुरंत बाद उसे किसी अनाथालय में छोड़ा है, क्योंकि ना तो मैं विशाखा की जिम्मेदारी लूंगा और ना बच्चे की। मैं पहले से ही एक अनाथ की जिंदगी जी चुका हूँ विश, मैं समझता हूँ उस दर्द को, इसलिए मैंने उसी वक्त ये फैसला किया कि तुम्हारे इस बच्चे को मैं कभी अनाथ नहीं बनने दूंगा। मैंने सिद्धार्थ से कहा कि अगर वो बच्चे को अपना नहीं सकता तो वो तुम्हें भी पूरी तरह भूल जाए, कम से कम कुछ दिनों के लिए ही सही, बगैर तुम्हें बताए इस शहर से कहीं दूर चला जाए। इससे उसे कोई दिक्कत नहीं थी, बस इस काम के बदले उसने मुझसे पूरे 25 लाख रुपए लिए और मेरे अमेरिका निकलने वाले दिन ही वो भी इस शहर को छोड़कर चला गया। शायद 25 लाख खत्म होने के बाद वो तुम्हें दोबारा लूटने आ जाएगा, पर वो नहीं जानता कि खुलकर उस पे बेहिसाब करने वाली विशाखा आज खुद सड़क पे आ चुकी है। अब सुनो आखिरी और सबसे बड़ा झटका क्या है, पर पहले अपने आंसू पोंछ लो, खुद को संभाल लो
और खुद को तैयार कर लो। दोस्तों, ये कहानी का सेकंड लास्ट एपिसोड है, यानी कि अगले एपिसोड में कहानी की सारी सच्चाई पता चलने वाली है। लेकिन मेरे दिमाग में ये सवाल है कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी क्या करण विशाखा और उसके पेट में पल रहे बच्चे को अपनाएगा? आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है? जरूर कमेंट करें, मेरे साथ चर्चा करें। जुड़े रहिए कहानियों की दुनिया विद दीपिका के साथ, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।